सो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था, हमने बात किया था ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में। ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। और ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडियम। यानी उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करके आप उस ऑर्गन की ओरिजिनल क्वी को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उस ऑर्गन में आई प्रॉब्लम्स को आप ट्रीट कर सकते हो। तो इसी सीक्वेंस को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी के साथ विजिबल हो रहा होगा। एम आई विजिबल और नॉट? तो आज हम बात करने वाले हैं लो ऑफ अलार्म पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, और जो अभी हम बात करने थे ना, एक हमारा टेबल मैंने कल की क्लास में एक शो किया था, उस टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर हम स्पेसिफिक क्लास करेंगे, पूरा डिटेल में उस टेबल को हम समझेंगे, जानेंगे। तो पहले हम ये जो हमारी पॉइंट्स की सीरीज चल रही है, इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेते हैं। बस कुछ ही पॉइंट्स बचे अपने। अलार्म पॉइंट आज हो जाएगा, और लियो कनेक्टिंग पॉइंट, जिंक क्लैप पॉइंट, और ये पॉइंट्स हम 1-2 दिन में कंप्लीट करके फिर हम उन टेबल पर आएंगे, जो टेबल हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो लो ऑफ अलार्म पॉइंट्स, यानी फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स होते हैं। तो ये बात करते हैं। तो देखिए, जो ट्रीटमेंट होता है, जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है, पार्टिसिपेशन होता है, वह डायग्नोसिस का होता है। ठीक है, अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो जो ट्रीटमेंट होगा, जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो ट्रीटमेंट करने में कहीं ना कहीं आपको मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो एक सीधी कड़ी, यानी एक कड़ी जुड़ी हुई है कि कैसे करें डायग्नोसिस, कैसे पता करें कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। और जो डिजनरेशन हो रही है, जो प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर ऑर्गन में आई है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वह फंक्शनल प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो गया है। इसका हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ एक लिस्ट ऑफ ऑर्गन दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप सभी के सामने है। यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ ऑर्गन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग है लिस्ट ऑफ ऑर्गन, एक हेडिंग है आपके सामने फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्गन, उनके फ्रंट शू पॉइंट और उनके बैक शू पॉइंट के बारे में बात की गई है। तो आइए जान लेते हैं हम इनके फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट। तो उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम इन फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट का उपचार में, ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग आप सभी को दिख रहा है इंटरनल ऑर्गन्स का, और एक हेडिंग आपको दिख रहा है फ्रंट शू पॉइंट्स का, और एक हेडिंग आपको दिख रहा है बैक शू पॉइंट का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने रजिस्टर में, जो भी आप, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, इसी तरीके से आप हेडिंग डाल लीजिए। एक आपका फ्रंट शू पॉइंट है, और एक आपका बैक शू पॉइंट है, और एक हेडिंग है आपका इंटरनल ऑर्गन्स का। तो पहले जान लेते हैं कि कौन से ऑर्गन का फ्रंट शू पॉइंट क्या है और बैक शू पॉइंट क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले आपका लंग्स है, उसका जो फ्रंट शू पॉइंट है वह है आपका LU1, और लंग्स का जो बैक शू पॉइंट है वह है आपका UB30। ये समझ में आ रहा होगा कि LU1 यानी लंग्स मेडियन का जो 1 नंबर है, वह लंग्स का फ्रंट शू पॉइंट है। और यूरिनरी ब्लैडर मेडियन का जो UB13 पॉइंट है ना, वह लंग्स का बैक शू पॉइंट है। यूज कब करेंगे वो अभी आगे हम बात करेंगे, अभी जस्ट मैं इंट्रो करवा रहा हूं। ठीक उसी तरीके से जो अपनी मेरिडियन है, पेरिकार्डियम मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका CB17 है, और पेरिकार्डियम मेरिडियन का जो बैक शू पॉइंट है वह है आपका UB14। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट मेरिडियन की, तो हार्ट मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह CV14 है, एंड बैक शू पॉइंट आपका UB15। इसी तरीके से लीवर मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका लीवर 14 है, एंड बैक शू पॉइंट आपका UB18 है। और जो गोल ब्लेडर मेरिडियन है, गोल ब्लेडर मेरिडियन का फ्रंट शू पॉइंट आपका गोल ब्लेडर 24 है, और बैक शू पॉइंट आपका UB19 है। और इसी तरीके से जो आपकी स्प्लीन मेरिडियन है, स्प्लीन मेरिडियन का फ्रंट शू पॉइंट आपका लीवर 13 है, और बैक शू पॉइंट आपका UB20 है। उसी तरीके से स्टमक मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका CV12 है, और बैक शू पॉइंट आपका UB21 है। इसके बाद आपकी आती है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका CV5 है, और जो बैक शू पॉइंट है वह आपका UB22 है। उसके बाद आपकी किडनी मेरिडियन आती है। किडनी मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका गॉल ब्लेडर 25 है, और जो बैक शू पॉइंट है वह UB23 है, किडनी मेरिडियन। आफ्टर दैट एक मेरिडियन आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह ST25 है, और बैक शू पॉइंट जो है
वह आपका UV25 है। उसके बाद आपकी अगली मेरिडियन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो फ्रंट शू पॉइंट है वह आपका CV4 है और बैक शू पॉइंट आपका UV27। उसके बाद जो आपकी लास्ट मेरिडियन जो आती है यूरिनरी ब्लैडर, जिसका फ्रंट शू पॉइंट CV3 है और बैक शू पॉइंट आपका UV28 है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक हेडिंग हो गया इंटरनल ऑर्गन्स के नेम, उनके फ्रंट शू पॉइंट और उनके बैक शू पॉइंट। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो कि जितने भी ये ऑर्गन्स हैं इनमें से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, तो आपको क्या करना है। यदि इनमें से कोई सा भी ऑर्गन अफेक्टेड है तो आपको क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो ये जो आपके बैक शू पॉइंट है, ये जो आपके बैक शू पॉइंट है, यदि किसी पेशेंट के इनमें से कोई एक बैक शू पॉइंट सेंसिटिव मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे हार्ट, हार्ट एक ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन का जो बैक शू पॉइंट है वो UV15 है। ठीक है, और अगर आपने इस UV15 पर जिमी के माध्यम से, ठीक है, या हाथ के माध्यम से इस पर प्रेशर दिया, दबाव दिया, और ये पॉइंट काफी सेंसिटिव मिल रहा है, काफी पेनफुल मिल रहा है, दबाते ही दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा अगर आपको सेंसिटिव मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। हमने बात की थी ना, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्नोसिस कैसे करें, उसका एक कड़ी, एक कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके काफी सारे हैं डायग्नोसिस करने के, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने UV15 कहाँ आता है, इसको आप व्यूअल पर चेक कर सकते हैं, इसको आप ओरिजिनल लोकेशन पर चेक कर सकते हैं। तो UV15 को अगर आपने चेक किया, यानी ये आपके हार्ट का बैक शू पॉइंट है, तो हार्ट के बैक शू पॉइंट को जब आप चेक करोगे तो अगर ये पॉइंट आपका पेनफुल मिल रहा है, पेनफुल मतलब अगर ये पॉइंट आपका सेंसिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो फ्रंट शू पॉइंट है और ये जो बैक शू पॉइंट है, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर में इन दोनों पॉइंट्स को अलार्म पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हर एक मेडल में 12 फ्रंट शू पॉइंट होते हैं, हर एक मेडल में 12 बैक शू पॉइंट होते हैं। तो इस तरह आपके पास टोटल फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट 24 हो जाए। ठीक है, तो चाइनीज एक्यूपेशन किस नाम से जानते हैं, इन दोनों फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट को अलार्म पॉइंट के नाम से जानते हैं। अलार्म के नाम से आप समझ रहे नहीं, अलार्म मतलब इंडिकेशन देना। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट सेंसिटिव हो रहे हैं तो यानी ये अलार्म बजाकर आपको बता रहे हैं कि इस ऑर्गन को उपचार की जरूरत है, इस ऑर्गन को उपचार की आवश्यकता है, इस ऑर्गन को उपचार की नीड है, जरूरत है। तो ये जितने भी बैकशू पॉइंट हैं ये ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, नोट कर लीजिए। चाहे वो UV13 हो या UV28 हो, चाहे वो UV19 हो, जितने भी ये बैकशू पॉइंट हैं ये उस ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर आपका स्टमक का बैकशू पॉइंट आपका UV21 है, तो UV21 आपके स्टमक के फंक्शन को देखता है। अगर UV21 आपको पेनफुल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं स्टमक में फंक्शनल डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, इसी तरह अगर आपका लीवर का जो फ्रंट बैकशू पॉइंट है UV18, तो अगर आपको UV18 पेनफुल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लीवर में फंक्शनल डिस्टर्बेंस आ गया है। ठीक है, और जब किसी ऑर्गन का फंक्शन, आप जानते हैं जब किसी ऑर्गन का फंक्शन लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक अफेक्टेड रहता है, प्रभावित रहता है, तो उसमें स्ट्रक्चर डिसऑर्डर आने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये बताता है कि जब किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है या खराब होना शुरू हो गया है तो उसका बैक शू पॉइंट के साथ साथ उस ऑर्गन का फ्रंट शू पॉइंट भी सेंसिटिव मिलेगा। तो फॉर फंक्शनल लेवल की जानकारी के लिए आपके पास बैक शू पॉइंट हो गया और फॉर स्ट्रक्चर लेवल की जानकारी के लिए आपके पास फ्रंट शू पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा जो अभी तक मैंने बात किया। मैंने कहा कि मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि आपने किसी पॉइंट को चेक किया, किसी पॉइंट को क्या UV23 को चेक किया, और ये जो UV23 है, UV23 किसका पॉइंट है, किडनी का बैक शू पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने चेक किया और ये पॉइंट चेक करने पर सेंसिटिव आया, तो ये बता रहा है कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। किस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी में फंक्शनल प्रॉब्लम आ गई। अब अगर आपने जानना है कि जो किडनी में प्रॉब्लम आई है वो फंक्शनल, तो हमें पता चल गया
क्या किडनी में प्रॉब्लम स्ट्रक्चर लेवल तो अफेक्ट नहीं हुआ किडनी का, तो उसके लिए आपके पास है, आप गॉलब्लैडर 25 को भी चेक कीजिए। अगर UV23 के साथ साथ गॉलब्लैडर 25 भी पेनफुल मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आपकी किडनी में फंक्शनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई है या होने वाली है। ठीक है, यानी इससे पता चल रहा है कि किडनी में फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों डिसऑर्डर हो गए हैं, तो हमें जो ट्रीटमेंट करना होगा वो उस हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स का अगर आपको बैकशू पॉइंट UV13 सेंसिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब लंग्स में फंक्शनल डिसऑर्डर है। और अगर आपका UV13 के साथ साथ LU1 भी सेंसिटिव मिल रहा है, पेनफुल मिल रहा है, तो इसका मतलब लंग्स में जो डिसऑर्डर है वो फंक्शनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ स्ट्रक्चर लेवल में भी कन्वर्ट हो गया है। तो जो फंक्शन खराब हो रहा है तो बैकशू पॉइंट, स्ट्रक्चर खराब हो रहा है तो फ्रंट शू पॉइंट। यानी किसी ऑर्गन के फंक्शनल डिस्टर्बेंस के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम बैकशू पॉइंट के माध्यम से ले सकते हैं, और यदि किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर लेवल के डिसऑर्डर के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो हम फ्रंट शू पॉइंट के माध्यम से ले सकते हैं। और आपके पास हर एक ऑर्गन के, हर एक मेडिन के फ्रंट शू पॉइंट है और बैक शू पॉइंट है। इतना समझ में आया? सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझा। अब थोड़ा इसको हम और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। कैमरा आप सभी ऑन कर लीजिए, है ना। अभी हमने बात क्या किया कि आपकी बॉडी में फ्रंट शू मतलब जो पॉइंट फ्रंट साइड आ रहे हैं वो फ्रंट शू पॉइंट्स हैं, ठीक है, और जो पॉइंट्स बैक साइड आ रहे हैं वो बैक शू पॉइंट, ठीक है। जो पॉइंट आपके चेस्ट रीजन में आ रहे हैं, कुछ पॉइंट आपके एब्डोमेन रीजन में आ रहे हैं, तो ये फ्रंट शू पॉइंट है, ये इन पॉइंट है क्योंकि इन साइड कहलाती है। तो ये आपको जानकारी देगा स्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम, ठीक है। और जो पॉइंट आपकी बैक साइड आ रहे हैं यानी स्पाइन के आसपास आ रहे हैं, और सारे सारे बैक शू पॉइंट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की ही है, आप सभी ने देखा, क्योंकि स्पाइन पर दो चैनल यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के आते हैं, तो वो हर एक ऑर्गन की बैक शू पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसलिए कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को जब हम ट्रीट करते हैं दैट इज ऑल इन वन ट्रीटमेंट। अब आपको समझ में आ रहा हो, एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया था स्पाइन ट्रीटमेंट का, आदरणीय अर्चना दुबे मैम का वो पीडीएफ था, वीडियो है, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि मैम ने यूवी पॉइंट्स को स्टिमुलेशन दिया। तो उस पॉइंट्स में क्या दिया, यूवी के पॉइंट्स को स्टिमुलेशन दिया, तो उसमें सारे के सारे बैकशू पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं। ये उस वीडियो में सारे के सारे बैकशू पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सभी ऑर्गन के फंक्शंस को ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस को इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप जानते हैं जब किसी ऑर्गन के फंक्शंस को आप इंप्रूव करते हैं तो क्या होता है, वो ऑर्गन अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और जब कोई ऑर्गन अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपका सिस्टम बनता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम आपका बॉडी बनता है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है उसको बताते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, हम एक कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक कड़ी को जाना कि कैसे हम डायग्नोसिस करें। तो डायग्नोसिस का एक तरीका ये भी है कि आपके पास कोई पेशेंट आए, किसी का LU1 पेनफुल मिला, तो LU1 आप जानते हैं लंग्स का फ्रंट शू पॉइंट है, तो लंग्स का फ्रंट शू पॉइंट है तो लंग्स के स्ट्रक्चर डिसऑर्डर के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है सिम्टम्स अभी आए या आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जरूरत है उसी पॉइंट को आप ट्रीट कर दीजिए, रेगुलरली उसी पॉइंट पर दबा दीजिए, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो पेन कम हो जाएगा, जो प्रॉब्लम फंक्शनल हो या स्ट्रक्चर हो वो ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगी। यानी डायग्नोसिस भी वहीं से करना है, इलाज भी वहीं से करना है, और प्रोग्नोसिस भी वहीं से करना है। तो आइए पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, जिसको हम जान रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं लो ऑफ अलार्म पॉइंट। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के आगे के पार्ट में चेस्ट तथा पेट यानी छाती तथा पेट पर एवं पीठ के भाग में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको दबाने से या छूने मात्र से इन पॉइंट में काफी दर्द होता है तथा वहां की जो स्किन रहती है उसका कलर भी चेंज होने लगता है। इन पॉइंट्स को हम अलार्म पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, और ऐसा तभी होता है जब शरीर के अंदर स्थित लोकेटेड ऑर्गन्स में कोई बीमारी या कोई डिस्टरबेंस या कोई खराबी आ जाती है। तो ये बाहर के अलार्म पॉइंट्स भीतर के ऑर्गन की बीमारी की सूचना दर्द के रूप में अलार्म बजाकर आपको दे रहे हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को अलार्म पॉइंट्स कहा गया है, ठीक है। तो जो अलार्म पॉइंट्स हैं वो आपके चेस्ट
एब्डोमेन पर लोकेटेड है। तो जो अलार्म पॉइंट्स आपके चेस्ट पर एरिया में आते हैं, जो अलार्म पॉइंट्स आपके एब्डोमेन एरिया में आते हैं, उन अलार्म पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रंट शू पॉइंट्स कहते हैं। अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इनकी फ्रंट शू पॉइंट्स की टोटल नंबरिंग कितनी है? आपके पास 12 मेरिडियन होती है, तो 12 मेरिडियन के 12 फ्रंट शू पॉइंट्स होते हैं, जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देते हैं, जो शरीर के 12 इंटरनल ऑर्गन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, संचालन करते हैं, ठीक है। तो जो अलार्म पॉइंट पीठ पर लोकेटेड होते हैं, यानी बैक साइड लोकेटेड होते हैं, यांग साइड लोकेटेड होते हैं, तो उन्हें बैक शू पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और ये भी संख्या में 12 होते हैं, और ये शरीर के 12 इंटरनल ऑर्गन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जो फ्रंट शू पॉइंट थे वो एज ए स्ट्रक्चर काम कर रहे थे, और जो आपके बैक शू पॉइंट है ये एज ए फंक्शनल शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन अलार्म पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देने से बीमारी का डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, बीमारी की कंडीशन, बीमारी की स्टेज में सुधार का आकलन, यानी जिसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि कैसे पता करें कि बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। आप इलाज तो करे जा रहे हैं, आपने लीवर की का कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने 1 महीने इलाज किया, और 1 महीने पहले आपने चेक किया था कि लीवर का जो फ्रंट शू पॉइंट है वो पेनफुल मिल रहा था। अब 1 महीने बाद आप उसी पॉइंट को चेक करेंगे, क्या वैसे ही पेन उसको मिल रहा है कि उससे कम हुआ है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि बीमारी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है कि बढ़ रही है। उससे ज्यादा पेनफुल होगा तो वो और बढ़ रहा होगा प्रॉब्लम, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस इसको हम बोलते हैं। तो उपचार की तीनों प्रक्रियाओं एक साथ होती है, डायग्नोसिस भी, आकलन भी, और प्रोग्नोसिस। अब इन पॉइंट्स पर उपचार देकर, उपचार यानी ट्रीटमेंट देकर, जहां एक और कंजेक्शन और ओवर एक्टिव ऑर्गन्स का उपचार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन पॉइंट्स पर मोक्सा कर या फिर मैग्नेट्स लगाकर या फिर करंट द्वारा अंडर एक्टिव ऑर्गन्स को बैलेंस किया जाता है। हम मोक्सा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ मैग्नेट यूज करते हैं, ना ही हम करंट देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नेट थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पर करेंगे, तो उसी की हम बात करेंगे। तो देखिए मैंने ऑर्गन्स के पॉइंट्स आपको दिखाए, ये समझ में आया, नोट्स की स्क्रीनशॉट लिया, पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करूंगा। अब उसके बाद देख सकते हैं आप, इनके अतिरिक्त देखिए इन 12 फ्रंट शू पॉइंट और 12 बैक शू पॉइंट्स के अतिरिक्त 4 स्पेशल अलार्म पॉइंट भी होते हैं, जिनको आप नोट कर लीजिए। लीवर का स्पेशल अलार्म पॉइंट है लीवर 6, गोल ब्लेडर का स्पेशल अलार्म पॉइंट है गोल ब्लेडर 21, अपेंडिक्स का स्पेशल अलार्म पॉइंट है एक्स्ट्रा 33। इनकी लोकेशन कहाँ आएगी वो जल्दी मैं आपको बताऊं, ठीक है। और एक चीफ स्पेशल अलार्म पॉइंट होता है। चीफ स्पेशल अलार्म पॉइंट मतलब वो पॉइंट है किडनी का 27 नंबर। इस पॉइंट को ट्रीट करने से 12 के 12 ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट होता है, K27 को ट्रीट करने से। नोट कर लीजिए आप सभी, इस पॉइंट को ट्रीट करने से 12 के 12 ऑर्गन्स का, चाहे वो इन ऑर्गन्स हो चाहे वो यांग ऑर्गन्स हो, सबका इलाज हो, ठीक है। K27 is common, that is the chief special alarm point we can say। फ्रंट शू पॉइंट्स एंड बैक शू पॉइंट्स में किसी एक पर भी उपचार दिया जा सकता है, ठीक है, पर दोनों पर उपचार देने से संबंधित ऑर्गन की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन के उपचार के लिए आप लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट शू पॉइंट और लार्ज इंटेस्टाइन के बैक शू पॉइंट, यानी फ्रंट शू पॉइंट ST25, बैक शू पॉइंट UB25, किसका? बड़ी आंत का, फॉर दैट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। तो दोनों पर ट्रीटमेंट देने से कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। जैसे कि लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा में LU1 जो कि लंग्स का फ्रंट शू पॉइंट है, UB13 जो कि लंग्स का बैक शू पॉइंट है, इन दोनों को जब हम एक साथ ट्रीट करते हैं, इन दोनों को जब हम एक साथ ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कंडीशन में भी रिलीफ लगता है, क्योर होने की तरफ जाता है, ठीक है। इससे एक और तो इंपॉर्टेंट लाभ भी मिलता है, और लंग्स ऑर्गन की एनर्जी बैलेंस होकर उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसको कार्य करने के लिए एक्साइटेड स्टेज में लाती है, ठीक है। और लंग्स का रिलेशन कहीं ना कहीं स्किन से भी होता है, तो स्किन की बीमारियों को भी ये ठीक करती है। और जो आपकी ऑल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं, क्रेनियल नर्व में से एक नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी सेंसेस जो होती है उसका भी ये रेगुलेशन करते हैं, फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स, ठीक है।
तो फ्रंट शू पॉइंट्स एंड बैक शू पॉइंट्स पर एक साथ ट्रीटमेंट देने से संबंधित बीमारी या संबंधित ऑर्गन की बीमारी, रिलेटेड ऑर्गन की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दूसरी ओर इससे संबंधित एलिमेंट्स के सेंस ऑर्गन्स, इमोशंस और परफेक्शन का भी उपचार आप ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी ऑर्गन के आप फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गन से रिलेटेड इमोशंस भी तो होंगी, जैसे कि कल मैंने एक इंट्रो चार्ट में आपको दिखाया था, लीवर से रिलेटेड इमोशन होती है, किडनी से रिलेटेड इमोशन होती है। जब आप लीवर की फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो लीवर की इमोशन क्या है? एंगर। एंगर का उपचार ऑटोमेटिक हो जाए। मेरी बात आपको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? प्लीज लेट मी नो। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, यस और नो, क्योंकि सबके कैमरे तो ऑफ है, कुछ के ही ऑन है। ये थोड़ा मुझे वीक पॉइंट लगता है कि सबके कैमरे ऑफ हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चल पाता है। देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगला है, देखिए इसके बारे में और हम बात करते हैं, क्योंकि हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स की। तो सभी फ्रंट शू पॉइंट्स आगे चेस्ट और पेट पर लोकेटेड होते हैं, हमने बात किया। तो जो कि इन सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर इन रोगों का उपचार प्रभावी होता है। ठीक है, तो इन रोग जैसे डिप्रेशन, कमजोरी, ये सब, इन रोगों में, इन डिजीज में फ्रंट शू पॉइंट्स छूने मात्र से काफी ज्यादा दर्द होता है उन पॉइंट्स पर। जैसे हार्ट के रोग में हार्ट का अलार्म पॉइंट CV14, जो कि एक स्टर्नम के 1 इंच नीचे होता है, पर दबाने से काफी ज्यादा दर्द होता है और इससे शरीर के अंदर की ऑर्गन की बीमारी की डायग्नोसिस होती है। कभी कभी तो अलार्म पॉइंट बिना दवाई भी दर्द करता रहता है, नोट कर लीजिए। अगर बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि वो लोकेशन कहीं अलार्म पॉइंट की तो नहीं है, वहां पर कोई अलार्म पॉइंट तो नहीं आता है। तो आप, अगर कोई अलार्म पॉइंट आ रहा है तो आप चेक कीजिए कि वो कौन सा अलार्म पॉइंट आ रहा है और वो कौन सी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ऐसी कंडीशन पे उस ऑर्गन पर ध्यान देने की जरूरत रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस, उसका इलाज हम इन अलार्म पॉइंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट्स काफी सेंसिटिव मिलते हैं, कभी दबाकर सेंसिटिव मिलते हैं, कभी कभी बिना दवाई इन पॉइंट्स पर पेन होने लगता है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये उस ऑर्गन की, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी, आपको अवगत करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अलार्म बजाकर इंडिकेशन दे रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, साधारणतः अलार्म पॉइंट को टोनिफिकेशन पॉइंट्स भी माना जाता है। सिंपल जनरली, यदि अंदर ऑर्गन में ऊर्जा कम है और वह डिफिशिएंट है तो अलार्म पॉइंट पर उपचार देने से अंदर संबंधित ऑर्गन की तथा उसकी मेरिडियन की दोनों को टोनिफिकेशन किया जा सकता है। अलार्म पॉइंट का उपचार ऑर्गन के सिडेशन के लिए भी किया जाता है। तो ऐसे में उपचार केवल कुछ सेकंड के लिए देना चाहिए। जैसे यदि किसी को पेट में दर्द है, नोजिया, उल्टी का इमोशन भाव हो रहा है कि उल्टी आने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में स्टमक के अलार्म पॉइंट CV14 पर दर्द मिलेगा। जब आप CV14 पर प्रेशर देंगे तो उस पर दर्द मिलेगा और इस बिंदु को कुछ देर ट्रीट करने से लाभ मिल जाएगा, पर मूल रोग के निवारण के लिए अन्य बिंदु पर भी आपने उपचार करना होगा। अगला हम बात करें और फंडामेंटल्स आपके बैकशू पॉइंट्स के बारे में, तो क्लासिकली द बैकशू पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ सेडेशन। These points have a calming effect, hence are used in young disease such as overexcitement, fever, etc. Practically, it has been noticed that backshoe points are equally good for tonification. For example, UV23 is very effective in the treatment of underactive kidney. If kidney is deficient, if kidney is underactive, then you can tonify UV23. That is a single point, because you see that in so many protocols of kidney yang, kidney qui, there is a point that is UV23, because UV23 is a backshoe point of kidney. प्रोटोकॉल बनते कैसे हैं, किडनी क्यू का प्रोटोकॉल कैसे आया, K3, K6, CV4, GB4, UV23, UV47, ये किडनी क्यू का प्रोटोकॉल हो गया। तो ये आया कैसे, इसमें आपको फ्रंट शू पॉइंट्स भी मिलेंगे,
इसमें कहीं ना कहीं आपको बैकशू पॉइंट भी मिलेंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल कोई का पॉइंट भी मिलेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स के यूज का क्यों मैं आपको एक एक करके फ्रेंडशू पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको एक एक करके ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको एक एक करके जिंक क्लैप पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। मैं चाहता मैं आपको एक साथ एक पीडीएफ शेयर करता और एक एक पॉइंट के बारे में बताता कि ये लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ये किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ये, और 2 दिन में सारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेरा पर्पज ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एक पॉइंट के यूज के बारे में बताते चलता हूँ, जिससे कि जब आपके सामने कभी आए, चाहे वो किसी प्रोटोकॉल के रूप में आपको ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिले, तो आपको याद हो जाए कि जो यूबी का 23 पॉइंट दिया गया है, यूबी का यानी किडनी का बैकशू पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। अब आपको पता होगा ना किडनी का बैकशू पॉइंट क्या करता है, किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करता है, और जब किडनी का फंक्शन इंप्रूव होगा तो किडनी क्या करेगी, उस एसेंस को, जो एसेंस हमें बाय बर्थ आफ्टर बर्थ हमें मिलता है, उस एसेंस को वो रेडिफाइड फॉर्म में होता है, उसको डेंस फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट कर पाएगी, अपनी बॉडी में मेरिडियंस के माध्यम से, ट्रिपल वार्मर के माध्यम से अच्छे से सर्कुलेट कर पाएगी। ठीक है, और तब ये कब पता होगा, जब हमें ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं ध्यान में रहेंगे। ध्यान में कब रहेंगे, जब मैं ये बताता चल रहा हूँ तो आप इनके नोट्स बना रहे होंगे, इनको नोट कर रहे होंगे, जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ ध्यान में रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि याद कर लीजिए आज से, याद तो धीरे धीरे होंगे सारे पॉइंट्स, जैसे जैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कैसे पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, एक एक तरीके होते हैं, तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी पीठ में स्पाइन, हमारी पीठ में स्पाइन के मन के आश्रम है, मन के मीन्स वर्टिब्रा, हमारी पीठ में स्पाइन के वर्टिब्रा क्यों अपने स्थान से हट जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात की जा रही है, हमारी जो स्पाइन है, हमारी स्पाइन में छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं, लाइक ए डिस्क। ठीक है, जैसे जिन्हें हम L3, L4, L5, S1, S2, S3, C1, C2, C3, C7, D1, D2, D3, D4, D5, D6 to D12 तक। ठीक है, लंबर, सेक्रल, कोसिक्स, डोर्सल, सर्वाइकल, ये इनके साथ साथ 12 4 4 5 5 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हिंदी में मन के। तो क्यों ये मन के अपने स्थान से खिसक जाते हैं, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं, इनका रिलेशन ऑर्गन से भी होता है। स्लिप डिस्क तो बाद वाली कंडीशन है, ये खिसके क्यों, स्लिप हुए क्यों, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, तो आइए बात करते हैं। तो हमारी पीठ में, हमारी पीठ यानी स्पाइन में कि जो मन के होते हैं, जो वर्टिब्रा होते हैं, वो क्यों अपने स्थान से हट जाते हैं और डिस्क प्रोलैप्स आदि क्यों हो जाते हैं, इसका मूल कारण, इसका रूट अंदर के ऑर्गन्स की बीमारी है। अगर मान लीजिए डिसेंडिंग कॉलोन में बीमारी है, डिसेंडिंग कॉलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कॉलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो अगर डिसेंडिंग कॉलोन में कोई बीमारी है तो बड़ी आंत के बैकशू पॉइंट पर दर्द आपको मिलेगा, बड़ी आंत के बैकशू पॉइंट में आपको दर्द मिलेगा। डिसेंडिंग कॉलोन किस साइड होता है, डिसेंडिंग कॉलोन बाई साइड होता है। ठीक है, तो ये दर्द भी आपको बाई साइड ही मिलेगा। ठीक है, बाई साइड के UV25 पर मिलेगा, और इसका उपचार सही समय पर नहीं हुआ, यानी डिसेंडिंग कॉलोन का उपचार अगर सही समय पर नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसके आसपास की मसल्स में खिंचाव आ जाएगी, इससे L4 यानी लंबर 4 की जो वर्टिब्रा है वो भी बाई ओर की ओर खिंच जाएगी, जिसे हम स्लिप डिस्क के नाम से कह देते हैं। L4 में स्लिप डिस्क हो गया, L4 डिस्क हट गया। तो मूल बीमारी का कारण क्या है, वो है डिसेंडिंग कॉलोन, इसका कारण हुआ, और बाद की बीमारी है स्लिप डिस्क। और इसके बाद की बीमारी, अगर स्लिप डिस्क को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये स्लिप डिस्क आगे चलकर L4 की जो स्लिप डिस्क होगी आगे चलकर लंबैगो में कन्वर्ट हो जाएगी, और लंबैगो या फिर साइटिका में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अतः L4 का जो वर्टिब्रा है अपने स्थान से थोड़ा सा हटा है, तो UV25 के उपचार से ही ठीक हो जाता है। पर यदि ज्यादा हट जाए तो UV25 पर उपचार देने से काम नहीं चलेगा, फिर पूरी स्पाइन का उपचार भी होगा और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखा गया है कि जब बीमारी का उपचार पीठ के बैकशू पॉइंट यानी स्पाइन के जो रीजन में जो बैकशू पॉइंट आ रहे हैं दिया जाता है, तो कभी कभी बीमारी चमत्कारिक यानी आश्चर्यजनक रूप से, मिरेकलस रूप से ठीक हो जाती है। जैसे किसी को स्टेज पर जाकर बोलने में डर लग रहा है, तो ऐसा हार्ट की ओवर एक्टिविटी
के कारण होता है। तो हृदय का सेडेशन भी कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट का बैक्शू पॉइंट UV15 पर आप दबाव देकर स्टेज फियर को ठीक कर सकते हैं। आपका स्टेज में स्पीच है तो आप हार्ट के बैक्शू पॉइंट पर दबाव देकर हार्ट का जो आपको स्टेज फोबिया है उसका इलाज कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न चाइनीज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर theory, French points treat in of the organs. Example, shape, size, structure of the organs. Bakshu point treat yang of the organs. Example, the functions of the organ. नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम होती है एक्यूट और एक प्रॉब्लम होती है क्रोनिक। तो मैं आप सभी से पूछता हूं, एक्यूट प्रॉब्लम इन होगी कि यांग होगी? जनरली एक्यूट प्रॉब्लम इन होगी कि यांग होगी? यांग होगी। और क्रोनिक प्रॉब्लम इन होगी। तो एक्यूट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, अगर हम देखें फंक्शनल प्रॉब्लम और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। फंक्शनल में कौन इन है कौन यांग है, और स्ट्रक्चर में कौन इन है कौन यांग है? फंक्शनल इन होगा कि यांग होगा? यांग होगा। स्ट्रक्चर इन होगा कि यांग होगा? इन होगा। तो मैंने कहा जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं यानी फंक्शनल लेवल की प्रॉब्लम्स होती है यांग होती है। तो इनको ट्रीट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, कम समय में ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम मतलब हाल फिलहाल की ही समस्या है, तो इसको ट्रीट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, हम जल्दी ठीक कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है, ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम्स कहलाती है उसको ट्रीट करने में थोड़ा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। और कभी कभी क्या होता है, कैसे पता करें कि प्रॉब्लम क्रोनिक है प्रॉब्लम एक्यूट है? ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, जो पिछली स्टडी है उसको हमें साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि पीछे हम बात कर चुके तो उसका रिवीजन में यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कैसे पता करें कि बीमारी ऑर्गन लेवल की है, कैसे पता करें कि बीमारी मेरिडियन लेवल की है, कैसे पता करें कि बीमारी ऑर्गन और मेरिडियन बोथ लेवल की है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा था लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के अलोंग कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई पेन मिल रहा है, तो इससे क्या डायग्नोसिस हो रहा है कि प्रॉब्लम लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में एनर्जी का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर एंड होती है? LI1 में स्टार्ट होती है इंडेक्स फिंगर से, नाक के पास LI20 पर जाकर खत्म होती है, फिनिश। इसका पाथवे आपको पता होना चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप चेक कीजिए क्या ऑर्गन्स के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अभी यांग लेवल की डिजीज है, अभी इन तक नहीं पहुंची है, अभी फंक्शनल डिस्टर्बेंस आप कहीं ना कहीं कह सकते, एक्यूट डिजीज है। लेकिन अगर साथ में लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन भी है, कंधे में दर्द के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI15 लोकेशन में दर्द है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरिडियन एंड ऑर्गन दोनों लेवल की डिजीज मिल रही है, उसको आप क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं। अब इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो जानकारी कहां से मिले? एक तो ये सिम्टम वाइज हो गया, दूसरा 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, फ्रंट शू एंड बैक शू। फ्रंट शू पॉइंट आपका इन ऑर्गन के बारे में, इन प्रॉब्लम के बारे में, क्रोनिक प्रॉब्लम के बारे में, डिफिशियंसी के बारे में जानकारी दे, और यांग ऑर्गन आपका एक्यूट प्रॉब्लम के बारे में, फंक्शनल प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे। यांग पॉइंट यानी बैक शू पॉइंट्स, यानी जो फ्रंट शू पॉइंट है वो आपके स्ट्रक्चर की जानकारी दे रहे हैं, और जो बैक शू पॉइंट है वो आपके फंक्शन की जानकारी। कभी कभी ऐसा होगा या तो सिम्टम सिर्फ मेरिडियंस के आएंगे या तो सिम्टम सिर्फ ऑर्गन्स के आएंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मेरिडियंस के सिम्टम्स आए, आपने पता किया कि मेरिडियंस की डिजीज है, कभी कभी क्या होता है मेरिडियंस के सिम्टम नहीं आते, डायरेक्टली ऑर्गन्स के आएंगे, उसका मतलब ऑर्गन की डिजीज। और कभी कभी क्या होता है मेरिडियंस एंड ऑर्गन बोथ लेवल की डिजीज होती है। आगे हम पढ़ेंगे ना, जब एक बुक है आदरणीय खेमका सर की 16, उसमें बताया गया कि हाउ टू डायग्नोस ए डिजीज, हाउ टू मेक ट्रीटमेंट, हाउ टू मेक
TCM पॉइंट्स, हाउ टू प्रिपेयर ए पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर ए प्रोटोकॉल, उसमें ये सब बताया गया। कैसे पता कि डिजीज का लेवल क्या है, एक्यूट है कि क्रोनिक है, एक्सेस है कि डिफिशिएंट है, हॉट नेचर की है कि कोल्ड नेचर की है। हॉट एंड कोल्ड, देखिए हॉट एंड कोल्ड आर लाइक ए बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स जैसे इस ब्रह्मांड में गर्मी सर्दी होती है, तो अगर इस ब्रह्मांड की गर्मी सर्दी में इम्बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो गर्मी सर्दी है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने वाला है। ठीक है, और वो गर्मी सर्दी क्या है, हॉट एंड कोल्ड के रूप में, एक्सेस डिफिशियंसी के रूप में। ठीक है, इस ब्रह्मांड में हर चीज बाइपोलर है। हम बात करते हैं ना, तो एक्सेस डिफिशियंसी के रूप में उसी तरह हमारे शरीर में बीमारी बाइपोलर हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, डिफिशियंस हो सकती है, हॉट हो सकती है, कोल्ड नेचर की हो सकती है, एक्सटीरियर नेचर की हो सकती है, इंटरनल नेचर की हो सकती है, इन हो सकती है कि यांग हो सकती है। अगर बीमारी हॉट है, अगर बीमारी एक्सटर्नल है, और अगर बीमारी एक्सेस है तो वो यांग डिजीज है। और अगर बीमारी कोल्ड है, अगर बीमारी कोल्ड है, अगर बीमारी इंटरनल है, और अगर बीमारी डिफिशियंसी की वजह से है तो वो क्या होगा, इन लेवल की डिजीज। ठीक है, अगर कुई और ब्लड की बात करें तो कुई लेवल की जो डिजीजेस होती है वो यांग लेवल की डिजीज होती है, ब्लड लेवल की जो बीमारी होती है वो इन लेवल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लड इंटरनल लेवल पे सर्कुलेट हो रहा है और कुई एक्सटर्नल लेवल पे सर्कुलेट हो रही है। एक्सटर्नल इज यांग, इंटरनल इज इन। इस तरह हम इस इन यांग थ्योरी को यूज करेंगे ट्रीटमेंट डायग्नोसिस। बीमारी है तो कैसे है, मान लीजिए हलवाई है, हलवाई है तो हलवाई जो खाना बनाते हैं उनका काम क्या है, उनकी खड़े होकर वो काम करते हैं। ठीक है, या फिर हलवाई जो होते हैं मोस्टली बैठकर काम करते हैं, बैठकर। और क्या होता है, उनके आगे हीट ज्यादा लगती है, भट्टी के आगे वो ज्यादा काम करते हैं। भट्टी यानी हीट, हीट यानी आग, तो यांग उनका एक्सेस है, इन उनका डिफिशिएंट। तो ऐसी कंडीशन में हम इनको बढ़ा देंगे, यांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। या फिर भट्टी के आगे काम काम करना तो नहीं छोड़ सकते वो, क्योंकि उसी काम से उनका घर चलता है। ऐसी कंडीशन में हम इनको बढ़ा देंगे, कोल्डनेस को बढ़ा देंगे, तो यांग और इनमें आपस में बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस कभी इक्वल नहीं होता है। कहने के लिए बात है कि इन और यांग 50-50% होता है, लेकिन 50-50% नहीं होते हैं। ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए यांग 40%, इन 60% नॉर्मल है, किसी के लिए इन 30%, यांग 70% नॉर्मल है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ एज पर भी डिपेंड करता है। यंग एज में यांग एक्सेस होता है, ओल्ड एज में इन एक्सेस होता है। ठीक है, इन एक्सेस का मतलब हम जा रहे हैं यांग से इन, इन से यांग, ये धीरे धीरे एक साइक्लिक मूवमेंट है ना। कभी हम, जब हमारा जन्म होता है तो यांग, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, अच्छी एज आती है, पावर बॉडी में होती है, जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है तो मोर देन यांग, फिर धीरे धीरे हम वापस यांग से इन की तरफ आते हैं। जैसे सुबह होती है तो पूरी तरह यांग हो जाती है, फिर शाम होती है तो इन में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह एक लाइफ का ही मूवमेंट होता है, साइक्लिक मूवमेंट एज का। तो ज्यादा मैं इसमें नहीं चाहूंगा। फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट आपको समझ में आए? इज दैट क्लियर? मेन टॉपिक आज का मेरा यही था। ठीक है, तो अगला थोड़ा सा इसका, जैसे कि ये है ना, ये इसको लोकेशन, जैसे LU1 और UB13 ये लंग्स का है, तो देखिए LU1 का यहाँ लोकेशन बताया गया है और UB13 का व्योल पर भी आएगा। व्योल पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऐप आपको शेयर ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, देखिए LU1 कहाँ आ रहा है, UB13 कहाँ आ रहा है। जो आपका थोरेसिक टी है, T3 जो है, T3 से 1.5 कोण की दूरी पर आपका UB13 आता है। ठीक है, और जो LU1 है देखिए वो आपका कहाँ आ रहा है, वो आपका आ रहा है विद ए वाली एरिया में। अगर हम बात करें पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम का CV17 उसका बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट है, एंड बैक साइड जो पॉइंट है वो है आपका UB14। ठीक है, तो CV17 के बारे में हमने और कुछ भी बात जाना था ना, ये बैक फ्रंट शू पॉइंट के साथ साथ जब हमने 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़े थे तो क्वी मीटिंग पॉइंट था शायद, अगर आप देखेंगे। तो अगर हार्ट और लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो CV17 को हम यूज कर सकते हैं, उसमें भी हम यूज कर रहे थे। साथ में पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट बताया गया। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट कहा जाता है ना, इस तरह आप ये यूज कर सकते हैं। UB14 जहां पर थोरेसिक 4 आता है उससे 1.5 गुण की दूरी पर UB14 होता है। CV17 आपके जस्ट चेस्ट के सेंटर में होता है। तो मान लीजिए अगर आप डेली बेसिस पर इन अपने फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट को चेक करते हैं, फ्रंट शू पॉइंट को चेक कर ही सकते हैं। ठीक है, बैक शू पॉइंट को भले से नहीं कर पाए, लेकिन बैक शू पॉइंट को आप व्यूअर पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट पेनफुल मिल रहा है तो इनको डेली बेसिस पर इन पर स्टार मैग्नेट मेथी का दाना भी लगाएंगे तो भी आप इलाज करेंगे व्यूअर पर।
ठीक है। ऑर्गन हार्ट, हार्ट का बैक शू पॉइंट है आपका देखिए CV14, और फ्रंट हार्ट का फ्रंट शू पॉइंट है CV14 एंड बैक शू पॉइंट है आपका UV15। तो देखिए जो हार्ट है, हार्ट का जो पॉइंट है CV14, ये आपका यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी। तो नाभि जो है ना, नाभि से 6 कुन की ऊपर, नाभि से 6 अंगूठे ऊपर आपका ये CV14 पॉइंट आ जाता है। ठीक है। और जो आपका ये एरिया होता है ना, जो ये आपका स्टर्नोकोस्टल एंगल होता है यहाँ पर, डायफ्राम, यहाँ से 2 अंगूठे नीचे, हमने बात की थी ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल 8 कुन है, 8 कुन है। इसमें 6 कुन यहाँ पर, 2 कुन ऊपर, तो 8। अगला जो है वो आपका लीवर 14 UV18 है, जो कि लीवर का पॉइंट है। ठीक है। तो लीवर 14 जो कि आपका 7th रिब के आसपास आता है। ठीक है। और जो आपका UV18 है वो T9 थोरेसिक 9 के आसपास आ जाता है, 1 पॉइंट की दूरी साइड। अगला गोल ब्लेडर 24 एंड UV29, ये आपका गोल ब्लेडर का फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं T10 से 1.5 कुन की दूरी पर आपका UV19 आता है, और जो आपका ये 7th इंटरकोस्टल वाली एरिया में आपका ये आ जाता है गोल ब्लेडर 24, निपल से जस्ट नीचे वाली सीधी। ठीक है। तो इस तरह स्प्लिन का ये फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट है, लीवर 13 एंड UV20। ठीक है। तो 11वीं रिप पर आपका ये लीवर 13 आता है, और जो आपका UV20 है देखिए आपका बैक साइड में यहाँ पर आएगा। इसी तरह स्टमक का ये फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट दे दिया। तो आप जानते हैं 4 कुन, ठीक है, हमने बात की ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 कुन है। तो नाभि से CV12 का डिस्टेंस जो होगा वो 4 कुन होगा। वो CV12 हमने बात किया था ना, ये आपका एसिडिटी में काफी अच्छा काम करता है, एसिडिटी के लिए सिंगल पॉइंट है। तो देखिए है ना स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट, एसिडिटी में ट्रीट कर सकते हैं ना, ये आपके स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट हो गया। और ये आपका T12 के आसपास UV20 बना जाता है, T12 और L1 के बीच में। फिर आपके CV5 आ जाता है, ये फ्रंट साइड आता है CV5। ठीक है। और UV22 आपका बैक साइड आ जाता है। ठीक है, जो आपके ट्रिपल वार्मर का है। उसके बाद आपका किडनी का गोल ब्लैडर 25 फ्रंट शू, बैक शू UV23। तो UV23 जहां पर देख सकते हैं, जहां पर GB4 आता है, यहाँ पर आपको एक ठहराव मिलेगा। यहाँ से स्पाइन जो होती है ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है, थोरेसिक वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका ये UV23 GB4 यहाँ पर आता है UV23, और इसकी साइड में UV47 आ जाता है दोनों तरफ। ठीक है। स्टमक 25 UV25 लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट शू बैक शू पॉइंट है। तो स्टमक 25 आप जानते हैं, नाभि से, ये नाभि है ना, नाभि से 2 कुन की साइड में स्टमक 25 आ जाता है। ठीक है। और ये UV25 लोअर एरिया में आ जाता है। CV4 देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इसको CV4 को CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 को क्लासिकल लोकेशन पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। CV2 आपको मिला, ऊपर की तरफ आता है यहाँ, CV2 से CV8 तक का डिस्टेंस 5 गुना का है। तो जब CV2 मिल गया CV8, उसको आप उसके बीच में आप 4 पॉइंट ले लीजिए इक्वल इक्वल, CV7 CV5 CV4 CV3 CV8। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको इक्वल ले लोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स का लोकेशन मिल जाएगा। अभी 4 पॉइंट आपको मिल गए, इसी की साइड में आपकी किडनी के 11 12 13 14 15 16 नंबर आ रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आपको मिल गए कि नहीं मिल गए ओरिजिनल लोकेशन। इसी तरह CV3 देख लीजिए, CV3 क्या है, यहाँ से CV2 से इस रीजन से 1 कुन की दूरी पर CV3 है, और CV3 से CV8 की दूरी कितनी है, 4 कुन। इसलिए कहा जाता है CV8 बिल्कुल आपकी नाभि का पॉइंट है, नेवल पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल की नाभि पर ही आता है। ठीक है। तो इस तरह अपने ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमने आपको बताए। ये PDF में क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा। आई होप आप इस PDF को यूज करेंगे ट्रीटमेंट में, एज ए नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा। सो एनी इफ देयर इज एनी क्वेरी related to these point, then you can ask. Uh, Sir, I have one query Yes, sir. that
functional is fine. That functional organ is not working. Correct. But how about structure? How, like, can you give an example Like of a hepatomegaly, cardiomegaly, splenomegaly, like chronic diseases, all Mhm. chronic diseases, all type of chronic diseases, like related to structure level problems, like degeneration. If is there any degeneration in spine, हमने बात किया सर, कोई स्लिप डिस्क भी हो रहा है तो स्लिप डिस्क का होने का कारण कुछ और हो सकता है। जिस वर्टिब्रा में स्लिप डिस्क हो रहा है उससे पहले, जैसे कि हमने लाइन टेस्टन का उसका डिसेंडिंग कॉलोन का एक एग्जांपल लिया, अगर डिसेंडिंग कॉलोन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे चलकर ये लंबे समय तक बना रहेगा, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लिप डिस्क के रूप में हमें दिखेगा। स्लिप डिस्क का कारण क्या हुआ? डिसेंडिंग कॉलोन, L4 वो में स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके अलावा स्लिप डिस्क क्या होगा? अगर इसको भी इग्नोर करेंगे तो लंबैगो में कन्वर्ट हो जाएगा। लंबर का क्रोनिक डिजीज होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इस तरीके से। लंबरगेको को भी अगर हम इग्नोर करेंगे तो लंबर साथ साथ ही साइटिका भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि साइटिका नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, मेडुला के आसपास रीजन से, और L4 नीचे स्पाइन में, लोअर स्पाइन में जाकर L4 L5 में जाकर दो पार्ट्स में, एक लेफ्ट लेग और एक राइट लेग की आउटर साइड में चली जाती है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए, अगर कभी किसी को साइटिका कोई पेशेंट हो तो आप L3 L4 इन सब के रीजन को भी ट्रीट कीजिए, लोअर बैक के करस्पोंडेंस के साथ साथ ये वाला मेथड वाला भी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम Sir, for sciatica, you were telling to treat both the things, like lumbar correspondence and sciatica correspondence, both. okay. Because So the methi origin dana of sciatica, yes, हाँ, मेथी दाना डाल सकते हैं। for lumbar correspondence you have to apply मटर दाना, चने दाना, and for sciatica correspondence you have to use methi strip, straight methi strip around like this. Okay. If we have sciatica for both the legs, we have to apply for both the hands. Both sides. If you have one side sciatica, then you can apply one side. Opposite side or same side? Same side. If we have a same side. Same side. Same side. Okay, okay, okay. That is middle finger, right? Middle This finger, middle finger, ring finger side. Ring finger side. Okay, sir. Thank you. Corner, where our skin color is changed. Okay. sciatica correspondence. ये आपका लेग है ना? हाँ. आउटर साइड ये होगा, ये वाला. हाँ. One is your sciatica correspondence. Okay, sir. So here from here, it's divided into parts, left and right. Okay. Anything? हेलो, ये आपने दिखवाया था यहाँ पर अभी GB21 एंड EX35, ये क्या है? EX35 लोकेशन, ये कुछ मैम एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, अपकमिंग क्लासेस में हम बात करेंगे। ये सब GB21 तो नॉर्मल TCM का पॉइंट हो गया, कुछ हमारे TCM के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं, जो चार्ट मैंने कल आपको दिखाया था, ये चार्ट हम आपको देंगे, PDF में मैंने शेयर किया, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट का लोकेशन है सब। ये बर्नी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है? नॉर्मल अपेंडिक्स को मान के चलिए यहाँ पर। और सर ये जो भी आपने बताया कि नाभि पर CV8 आता है, तो CV8 को हम सेलेशन करके नाभि चेक कर सकते हैं? हाँ जी, CV8 को जिस साइड की नाभि बढ़ी हुई है उस साइड का CV8 सिलेक्ट कर दीजिए। ओके। और ये जो CV12 आपने बताया एसिडिटी के लिए सिंगल पॉइंट होता है CV12, आपने देखा होगा ना, यहाँ पर देखिए मैंने ये कलर लगाया हुआ ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का चक्र आता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, यहाँ पर TCM के अकॉर्डिंग CV12 आ रहा है, तो भी ये काम करेगा। तो इसमें सेडेशन करेंगे ना सर? एसिडिटी हो रही है? हाँ, सेडेशन करेंगे अगर मैंगनीज लगाएंगे, सेडेशन करेंगे। और एक केस में इसको टोन किया जाता है, कभी कभी जब अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं ना, तो स्टमक हीट का जब हम पूरा प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उसमें CV12 को टोन किया जाता है। हेलो, हाँ जी मैम, अर्चना मैम। सर हाउ आर यू? सर फाइन, थैंक यू, ओके, गेटिंग बेटर सर। ओके 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 सर बियोल मेरिडियन में भी उतना ही सेंसिटिवनेस आएगा? सेम सेंसिटिव और सेम सेंसिटिव रहेगा, और उतने ही आप ट्रीट करेंगे तो रहेगा। थोड़ा बहुत 1 या 2 दिन का डिफरेंस हो सकता है ओरिजिनल पे आपको 1 दिन में रिजल्ट मिल जाए, बियोल पे 2 दिन में मिले, बट रिजल्ट मिलता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर mind. What during applying the points, what you thinking on your mind, that's depend on you. That if there is any confusion in your mind when you applying the points,
the points are not working correctly. So you have to confident that whatever we apply, that will definitely work. It is a big Okay, thing okay, sir. which you have to remember always in your mind, because when Agrawal sir treat, when other professors which are more knowledgeable than us, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हर कोई हम उनकी बराबर नहीं सोच सकते। तो इसका मतलब हम ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं ना। अग्रवाल सर की थिंकिंग अलग हो सकती है, हमारी थिंकिंग अलग हो सकती है, जो अदर प्रोफेसर है उनकी थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन हम ये ना समझे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा पीक पर रखना है। कभी ये मत सोचिए कि जो भी मैं पॉइंट्स लगा रही हूँ इनकम्प्लीट है, हमेशा सोचिए कि जो भी हम पॉइंट्स लगा रहे हैं वो कंप्लीट है। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा पॉइंट्स हो रहे हैं तो उनको अल्टरनेटिव डेज कर लीजिए, एक दिन ये लगाइए, एक दिन ये लगाइए, एक दिन ये लगाइए, अल्टरनेटिव डेज भी आप कर सकते हैं। तो हमें यही सिखाया जाता है कि कभी भी आप सोचिए, क्योंकि एनर्जी लेवल पर ही डिपेंड करता है। और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को पॉइंट्स लगाएं तो अपने पैर को क्रॉस करके बैठिए और पेशेंट के पैर को क्रॉस मत करवाइए। होता ना, Okay. आपने देखा होगा हाँ। मूवीज में, अगर गोस्ट आ रहा है तो गोस्ट को भगाने के लिए क्रॉस साइन आप ये वाला साइन रखते सामने कर देते हैं, तो उसी तरह निगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर ना करे। ठीक है, पेशेंट की एक तरह से निगेटिव एनर्जी Okay. हो सकती है, क्योंकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको ना हो। ऐसी कंडीशन में जब भी आप किसी को पॉइंट्स लगाएं तो अपने पैर क्रॉस रखिए और पेशेंट के पैर ओपन करवा के रखिए। पेशेंट अपने पैर क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो आपने ध्यान रखनी चाहिए Okay. हमेशा एप्लीकेशन के समय, क्योंकि कभी कभी ऐसा सुनने में आया और देखा गया है कि मान लीजिए सर्वाइकल का इलाज आप कर रहे थे, सर्वाइकल आपको हो गया, तो ऐसा ना हो कि आप सर्वाइकल का फिर अपना इलाज अपने आप से कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, और ये एनर्जी का ही एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। और ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जब हमारे संस्थान में माघ मेला रखता है, और जब इस बार का जो फरवरी में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा वो माघ मेले के समय ही ऑर्गेनाइज हो रहा है सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो माघ मेले में जब कैंप लगता है स्पस की तरफ से, तो उसमें हम न्यू मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया, मुझे लगा ज्यादा ही पेशेंट देखूं तो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मैंने जितने पेशेंट आ रहे थे सबको मैंने अपने पास बुलाया, आइए मैं आपको ठीक करता हूँ, मैं आपको ठीक करता हूँ। तो मैंने सबके पॉइंट्स ट्विस्ट करके देखे, उनको टच किया, वो खड़े हुए थे, मैं बैठा हुआ था, पोस्टर का कोई कुछ नहीं था वैसे मैनेजमेंट। तो मैंने उनको टच किया, ट्विस्ट किया फिंगर, उनको रिलीफ हो रहा था। लेकिन जब मैंने 50-60 पेशेंट एक दिन में देखे तो मेरी स्किन का कलर कहीं ना कहीं पहले की जो उसमें ग्लो था वो कम हो गया, क्योंकि पूरा एनर्जी का वो रहता है। उस टाइप पर नॉलेज नहीं था कि हमें पैर क्रॉस करने, लेकिन मैंने पैर क्रॉस नहीं किए। ठीक है, तो ये पूरा एनर्जी का रहता है कि जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट करें तो वो ध्यान रखिए। और ऐसा हुआ है एक बार तो एक मेरे से सीनियर 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट कैंपस में पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। पेशेंट व्हील चेयर पे थे, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, 300 मैग्नेट्स उनके अप्लाई किए जाने थे, 300 मैग्नेट्स, क्योंकि प्रॉब्लम से एक नहीं थी, कम से कम कैंसर लेवल की डिजीज, क्रोनिक लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर टाइप में कोई प्रॉब्लम थी। और अग्रवाल सर का पेपर था, अग्रवाल सर ने पॉइंट्स लिख कर दिए, और अग्रवाल सर ने जब पॉइंट लिख के दिए तो 300 के आसपास पॉइंट्स थे, 300 पॉइंट्स उनको अप्लाई किए जाने थे। तो उस टाइम जिस टाइम अग्रवाल सर पेशेंट देख रहे थे उस टाइम कुछ ज्यादा ही भीड़ था कॉलेज में, तो वहां पर पेशेंट की बैठने के लिए जगह भी काफी उस टाइम कम था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, पेशेंट मोर देन 50+ थे। ठीक है, तो पॉइंट्स लगाने वाले भी नंबर वाइज थे, तो पॉइंट्स हम सभी लगा रहे थे। तो उस टाइम पर जो थेरेपिस्ट पॉइंट लगा रहे थे वो खड़े होकर लगा रही थी, मेरे से जो सीनियर थी फीमेल थी। ठीक है, वो जो पेशेंट थे वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। तो 10 मिनट के बाद जो थेरेपिस्ट जो पॉइंट्स लगा रहे थे उनको वर्टिगो हुआ, वो गिर गए पॉइंट्स लगाते लगाते। दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो इसलिए कहा गया है कि हमेशा पॉइंट्स क्रॉस करके लगाइए। नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हो ना, सेफ्टी जरूरी है। तो आप डेफिनेटली ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो ऐसा ना हो। और हमेशा घबराना कभी भी नहीं है। किसी पेशेंट को आपने पॉइंट अप्लाई किया, उसको अनकंफर्टेबल लगा, अनइजीनेस लगा, चक्कर आगे, बेहोश होने लगा, तो तुरंत पॉइंट्स को हटा दीजिए और जिंगल पॉइंट्स को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो हमने बात किया, सारे पॉइंट्स फिंगर्स के टिप पर आते हैं, तो उसको इमीडिएटली जो नॉर्मल कर देंगे। और ये भी एक अच्छा साइन हम लेकर चलते हैं कि पॉइंट्स ने काम तो किया। ठीक है, अभी ऐसे भी था, एक रहता है, एक पेशेंट थे है, मतलब उनको क्या था, उनके एक देहरादून में उनकी बेटे को बिलीफ नहीं था। एक दिन पॉइंट्स लगाए, बेटे को अचानक से अनकंफर्टेबल अनइजीनेस लगने लगा। बेटे ने कहा पॉइंट्स तो काम करते हैं लेकिन मेरे पर निगेटिवली काम किया। आज बिलीव हो गया कि पॉइंट्स काम करते हैं, बट निगेटिव वे से काम किया। इसलिए हो जाता है सब, धीरे धीरे मैम आप सीख जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर स्लिप डिस्क का फिर से समझाइए ना। स्लिप डिस्क का मैम मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं बताया, जस्ट मैंने एक रिलेशन बताया कि स्लिप डिस्क का कारण ऑर्गन भी हो सकते हैं।
ऑर्गन में इम्बैलेंस की वजह से, ऑर्गन वाइज प्रॉब्लम्स की वजह से जब उसको हम इग्नोर करते हैं तो वो आगे चलकर स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज में भी दिख सकते हैं। तो स्पाइनल इश्यूज का कारण एक ऑर्गन, जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जब किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, लंबर वाली एरिया में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। लंबर रीजन में कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेन होने लगता है, और ये किसी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। जब पेशेंट बताते हैं ना मुझे लंबर पेन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर दीजिए, लंबर पेन में ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। ओके सर। और अभी एक नाभि को ठीक करना, नाभि का पॉइंट मैंने सिंगल बताया CV8, नाभि चेक करना जरूर सीख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा, पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चारों फिंगर इस तरह मैच करना होता है, उसका डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा। ऊपर नीचे हो रहा था उसका मतलब नाभि डिसबैलेंस है। तो अगर किसी ऑर्गन की नाभि डिसबैलेंस है तो 300 से ज्यादा बीमारियों का कारण नाभि का इम्बैलेंस माना जाता है, स्पेशली डाइजेशन इशू। कोई पेशेंट आए डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो नाभि जरूर चेक कीजिए। अगर नाभि हटी हुई है तो पहले नाभि का पॉइंट्स लगाइए, बाद में डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक कीजिए। हो सकता है नाभि की वैसी प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक कर दोगे तो सारा नॉर्मल हो जाएगा। और नाभि को ठीक करने की एक्सरसाइज भी होती है, पॉइंट्स भी होते हैं, और काफी सारे ट्रीटमेंट्स। सर एक्सरसाइज का जो है और जो पॉइंट उसका वीडियो मैम थोड़ा ये जो एक्सरसाइज है नाभि की, वो मॉर्निंग में हम करते हैं। जो आपकी काउट मसल्स होती है उसमें काफी पेन होता है जब नाभि को हम सेट करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है मैंने सीखा था, हमारे संस्थान के पास में एक आश्रम है, पापा जी ने ऑलरेडी सीखा हुआ था, लेकिन वहाँ आश्रम है सदाफल आश्रम के नाम से, बहुत अच्छा आश्रम है, काफी बड़ा आश्रम है, जहाँ एसपस का कॉलेज है, तो उसी की साइड में आश्रम है। तो मैं वहां पर गया तो एक बैच जी वहां पर वो नाभि को सेट करते थे, वो धागे से नाभि पर रखकर अपना ये निपल तक का एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ पर मेजर करते थे। तो जो धागा बड़ा है छोटा है उस साइड की नाभि डिसबैलेंस ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो कई तरीके थे, तो ओएल लगाकर वो काल्फ मसल्स को इस तरह लाते थे और अंगूठे को इस तरह करके, एक एक्सरसाइज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उससे नाभि विद इन मिनटों सेट हो जाती है, मतलब काफी जल्दी सेट हो जाती है। सर पंप भी आता है ना, पंप भी आता है। पंप हमारे संस्थान में बैंड है, पंप आते हैं, क्यों बैंड सर बेस्ट क्यों हुआ है वो? उससे काफी लॉसेस हुए हैं। पंप को जब आप इस तरह पंप करते हैं, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो स्किन को ऊपर की तरफ खींचता है, आपने देखा होगा है ना। जब वो स्किन को ऊपर की तरफ खींचता है तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो स्किन अपना आप नॉर्मल होता था, 5 मिनट बाद हम उसको लगे रहने देते थे, तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाती थी, स्किन नीचे चली जाती थी। लेकिन कुछ लोगों ने टाइम का पेशेंस, मतलब पेशेंस ना रख के उसको खींच लिया ऐसी, तो ना भी थोड़ा पेट बाहर को निकल गया, हर्निया और LI कोलैप्स जैसी कंडीशंस हो गए, उसके साइड इफेक्ट देखे गए। इसलिए हमारे संस्थान में पंप बैंड कर दिया गया, अब नहीं आता, और जगह मिलता है लेकिन हम यूज नहीं करते। सर ये K7 जो आपने पॉइंट बताए हैं, 30 पॉइंट है, तो वैसे भी इसको क्या सभी को लगा देना चाहिए, कोई भी पेशेंट है? इसको K3 को K27 करके जो आपने पॉइंट बताया है, वो हाँ, 30.12 मेरिडियन। हाँ आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये ऑल अलार्म पॉइंट्स है, सभी मेरिडियंस के अलार्म पॉइंट K27 एक सिंगल चीफ अलार्म पॉइंट्स बताए गए। लाइक 8 इन्फ्लुएंस पॉइंट जैसे ही इसका ट्रीट कर हाँ, सकते हैं। मेरे तो कहने का मतलब ये है कि आप इन फ्रंट पॉइंट्स को प्रोब के माध्यम से सभी ब्यूल पर फाइंड आउट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है। उन पर रेगुलर वे से प्रेशर दीजिए, स्टिमुलेशन दीजिए, ठीक है। तो आप अपने ऑर्गन्स के फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रख सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। क्यों मैं एक एक पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ, ये एक पॉइंट्स के चैप्टर है, जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट का एक पूरा चैप्टर है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का एक पूरा चैप्टर है। आज हमने बात की अलार्म पॉइंट का पूरा एक चैप्टर है। जब हम होररी पॉइंट की बात करेंगे, जब हम ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे, तो होररी पॉइंट का पूरा एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर वाइज मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको 3 दिन में पूरा पढ़ा देता हूँ, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा मुझे नहीं करना है। टाइम पास नहीं कहूंगा, लेकिन इतने स्पीड से मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको साथ लेकर चलना है। और मेरा पर्पज ये है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है वो आपके साथ शेयर करूँ। उसको दबा कर रखने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा माइंड भी थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा, तो फिर मैं नई चीजें टेक कर पाऊंगा। सर आपने अभी बोला था ना कुछ पॉइंट्स लगाने के टाइम में कोई बेहोश हुआ था। रिंग बेल पॉइंट्स ट्विस्ट कर दीजिए, नहीं पॉइंट्स नहीं हटा नहीं दीजिए, पॉइंट्स नहीं हटा नहीं दीजिए। नहीं नो यू टोल्ड सम नेगेटिविटी लाइक दैट इज देखिए हमारे एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट तो होता है ना हर चीज का। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन, एक है ना, लो है तो हर चीज का एक रिएक्शन होता है। हम कह सकते हैं एवरी एक्शन हैज एन एक्शन। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टोन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हो सकता है उस पेशेंट की बॉडी उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट ना करे, तो वो रिएक्शन करेगी। रिएक्शन क्या हो सकता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगेगा, अनइजीनेस लगेगा, चक्कर आएंगी, बेहोशी होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस पॉइंट को हटा देना है।
एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट किया, हो सकता है एनर्जी और ज्यादा बढ़ी हुई थी आपने, और मतलब एनर्जी और ज्यादा कम थी आपने और कम कर दी सिलेक्ट करके, तो प्रॉब्लम और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उल्टे हटाकर उन पॉइंट्स को काउंट कर दीजिए जो आपने सिलेक्ट किए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा, जिंगल पॉइंट्स को ट्विस्ट कर दीजिए। तो इस तरह केवल इस पॉइंट को प्रेशर दीजिए तो वो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सबसे पहला काम पॉइंट्स को हटा देना है। कलर लगाए तो कलर को वॉश कर देना है, सीट लगाइए तो सीट को भी हटा देना। और एक बात है, आपने बोला कोई लगाने के टाइम में बेहोश होकर पड़े थे, इसलिए थोड़ा दूर रहना, क्या बोला था वो थोड़ा नहीं एक रहना, लाइन। आप अगर बेहोश करके उनको दूर चले जाओगे पेशेंट तो कौन उनको देखेगा? नहीं 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 नहीं, आप वर्टिगो वाला कह रही है कि जो वर्टिगो हो गया जिस पेशेंट को, वो बता रही है पेशेंट को हो गया था, जो थेरेपिस्ट कर रहे थे वो भी हो गया। वो थेरेपिस्ट को भी हो कुछ सकता है। समझ में नहीं आया था, क्या बोल रहा था वो आपने? एनर्जी का ही एक तरह से एक्सचेंज होता है। जब आप किसी को ट्रीट करते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी, जब आप किसी के हैंड को टच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का आपस में आदान प्रदान होता है। हाँ तो पेशेंट की निगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ना आए, तो ऐसे में पैर क्रॉस करके बैठ रहा हूँ। अब वो पेशेंट क्या था, वो पैर क्रॉस करके बैठे हुए नहीं थे, तो उनकी बॉडी एनर्जी ने उसको अफेक्ट किया और चक्कर आकर वो गिर गए। हाँ तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रॉब्लम हुआ। तो हमने क्या किया, फिर आप थेरेपिस्ट को ट्रीट करना, तो अंदर से अग्रवाल सर को पता चला, तो अग्रवाल सर पेशेंट को छोड़कर जल्दी जल्दी आए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट, कैंपस स्टूडेंट की बात थी। सर ने पॉइंट्स लगाए, नॉर्मल किया, और वो थेरेपिस्ट गए अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट किया, नॉर्मल हो गया। आपका मैम माइक ऑफ है। सर रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है हाँ एक जी, दूसरे आप को, दुबई, राइट? आप यस मैम, आप दुबई में हैं और हम यहाँ यहाँ इंडिया में है, तो वो घर से बैठे बैठे ही रेकी का वो एनर्जी हीलिंग ट्रांसफर की जाती है। हमारे पास थेरेपिस्ट है नहीं, रेकी जो के लिए। नेगेटिव एनर्जी भी उन लोग भी फिर क्रॉस करते हैं लेग। शायद मैम करते होंगे, एक्चुअली रेकी के बारे में ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास रेकी थेरेपिस्ट हैं। यदि इनमें से कोई रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं, वरना गुरु सेमेस्टर में तो काफी सारे हैं। हमारे साथ पंजाब से इंद्रमोहन सिंह जी हैं। हाँ जी, इंद्रमोहन सिंह जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बताएंगे कि सर रेकी प्रैक्टिस करते हैं। सर के क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल भी है। इंद्रमोहन जी, इंद्रमोहन जी, हाँ सर लुधियाना पंजाब से है। सर another thing you said वो पंप यूज नहीं करते। बाय पंप यू मीन कपिंग? नॉट मैम, कपिंग इज डिफरेंट। कपिंग हम यूज करते हैं ऑन यूवी पॉइंट्स, बट जो पंप होता है, पंप हम नाभि, जो अपना सेंटर वाला बॉडी का पार्ट है, नाभि पर लगाते थे। तो वो नाभि को, जब नाभि किसी साइड में खिसक जाती है तो उसको वापस खींचने के लिए वो वापस वहां पर स्किन को, वहां की नाभि वाली एरिया को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ऐसी कंडीशन तो में ये वही वाला पंप है जो ड्रेनेज के लिए होता है? हाँ हाँ, वही वाला पंप। ओह ओके। वो मैं एक्चुअली मेरे पास पिक नहीं है, तो वो थोड़ा बैंड भी हो गया, तो फिर हमने उसको यूज करना बंद किया जब एस्पस में नहीं सर, वो ड्रेनेज वाला नहीं होता है। वो ड्रेनेज वाला पंप तो दूसरा होता है। वो ड्रेनेज वाला में दूसरा हो जाएगा। That also does the same thing. That also does the same Yeah, thing. It same pulls thing, out. concept is same. जो ऑटो रिक्शा वगैरह में वो पंप लगाए जाते हैं ना, भोंपू कहते हैं जिसको, भोंपू बज रहा है। वो पोटो Oh, करते हैं, okay. वो सब, वो उस टाइप का वो पंप होता है। तो सर वाई, तो हम मोक्सा क्यों नहीं करते? मोक्सा हमारे कर उसमें सकते हैं। नहीं है। हाँ, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मोक्सा करते हैं, काफी लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर में मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, हम जो प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली मैग्नेट, सीट, कलर, रिफ्लेक्सोलॉजी, दीज आर। Oh, okay. Thank you. You showed it. Yeah, श्योर। that's सर a pump. कपिंग Okay. किसको बोलते हैं सर? कपिंग मैम होता है, कपिंग होता है, ड्राई कप होता है, फायर कप होता है, वेट कप कपिंग होता है। नहीं कपिंग नहीं, कपिंग करके भी होता है ना। कपिंग ही बोल रहा हूँ मैम। ड्राई कपिंग होता है, वेट कपिंग होता है, फायर कपिंग होता है। देखिए प्रवीण जी दिखा रहे हैं जो मैम पंप है ना, प्रवीण जी, हाँ तो हाँ। इसको आप इस तरह कीजिए। प्रवीण जी, आप अपना ऑडियो ऑन कर Okay. लीजिए। इस तरह जब आप करेंगे तो देखिए वो इस तरह हो रहा है। तो ये क्या करेगा, नाभि पर जब हम रखते हैं तो ये पूरी नाभि को अपनी तरफ खींचता है। Okay. Okay. और जब हमने इसको लगाए रखा तो ये 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपस में कॉन्ट्रेक्शन कर दिया, लेकिन एक्सपेंशन ऑटोमेटिक होता है, अपने आप से होता है। 5 मिनट बाद धीरे धीरे होता जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उस Okay. 5 मिनट का वेट नहीं किया, डायरेक्टली उसको खींच लिया।
तो जिसकी वजह से ओह। नाभि पर काफी उसका असर पड़ा और काफी लॉस हुआ, तो हर्निया जैसी मतलब कोलैप्स वाली कंडीशन हुआ, तो संस्थान में स्पष्ट में वो बैन किया गया। सर ये प्रवीण तो जी ने कहा था कि डिसलोकेशन हो जाता है। अगर हमें लेना है तो प्रवीण, हाँ जी मैम ले सकते हैं आप। तो अगर कहाँ एक- से लिया उन्होंने प्रवीण जी ने? मार्केट में मिलता है। मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता होगा शायद में भी। ओके।